तो कल हम लोगों ने आपका जो एसिडिटी वाला टॉपिक था उसके बेसिक्स तो पढ़ ही लिए थे। तो आज उससे रिलेटेड कुछ और सवाल करते हैं और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, एसिडिटी या फिर मैं ये कह सकती हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी ऑर्गेनिक एसिड की इस बात पे डिपेंड करती है कि आप उससे कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर पा रहे हो, यानी कि आप उससे इलेक्ट्रॉन खींचो। आप जितने ज़्यादा उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचोगे ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया किसी भी इफेक्ट की वजह से, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ही घट जाती है। तो आज हम लोग कुछ रिंग वाले सवाल करेंगे और फिर वीडियो के एंडिंग में ऑर्थो इफेक्ट किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करता है इस बारे में भी बातचीत कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों का जो ये टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ वो आज कैसा हो जाएगा ख़त्म। तो जैसे तुम लोगों के सामने अगर कुछ क्वेश्चंस आए, जैसे कि पहला सवाल ये है, तुम्हें ये बताना है कि इन सारी स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, या फिर इनको अरेंज करना है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो एक बात तुम हमेशा याद रखना, अगर मैं किसी भी स्पीशीज़ को अरेंज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करते वक्त हमेशा एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और वो ये कि आप लोगों की ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी रखती है, तो वो ज़्यादा एसिडिक होगी एज़ कम्पेयर टू द वन जो कुछ नहीं करती। मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, वो एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है। और न्यूट्रल वाले की भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू दोज जो इलेक्ट्रॉन क्या करने का काम करता है, उसको सप्लाई करने का काम करता है। तो सबसे बेस्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले। सबसे वर्स्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले। और उनके बीच में जो रह जाएंगे दैट इज़ व्हाट आप लोगों के इलेक्ट्रॉन जिनके पास ना तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप है ना तो ही कोई सप्लाइंग ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर को देखूं, तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि किसमें कौन से ग्रुप मौजूद हैं। तो फिनॉल में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अच्छी बात है। NO2 क्या है, NO2 का अगर तुम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर, तो NO2 के स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड आता है, एक पाई बॉन्ड आता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। तो जिस भी ग्रुप्स के अंदर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं वो -m इफेक्ट शो करते हैं, या फिर -r भी कह सकते हो तुम्हें जो वर्ड यूज़ करना है करो। ठीक है, -m इफेक्ट शो करते हैं। और नाइट्रोजन क्योंकि एक इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज़ है, इसीलिए ये -I इफेक्ट भी शो करेगा, बराबर। अच्छा, वैसे आ जाओ क्लोरीन में। अब यहाँ पे होती है स्टूडेंट से सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक वहाँ पर एक स्टूडेंट करता है। कैसे, ध्यान से समझते हैं। जब भी हम लोग हेलोजेंस की बातचीत करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हेलोजेंस, इससे पहले भी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ, तुम्हारी कॉपी में कहीं ना कहीं नोट्स के फॉर्म में ये चीज़ होगी ज़रूर, बट स्टिल अभी इस पर देख लेते हैं। देखो, जब भी हम लोग हेलोजेंस की बात करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। इनमें सब में -I भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है, और क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है इन पे +m भी लग सकता है। बट हेलोजेंस के केस में उन लोगों का जो -I इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, किसके ऊपर, +m इफेक्ट के ऊपर। मतलब रेजोनेंस के वाया, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, अगर मैं फ्लोरीन को छोड़ दूँ तो फ्लोरीन को छोड़कर जो आपके बाकी के अदर हेलोजेंस है ना, इनके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं है रेजोनेंस परफॉर्म कर पाने की। इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, क्या है, अदर हेलोजेंस डोंट परफॉर्म अप टू द मार्क रेजोनेंस, ये अच्छी रेजोनेंस नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्यों ये लोग अच्छी रेजोनेंस नहीं कर पाते, इसका रीज़न क्या है। इसका सिंपल सा रीज़न ये रहता है फ्लोरीन के अलावा कि बेंजीन रिंग, ठीक है, जो आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उस कार्बन की मतलब क्या है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है 2p। अगर आप मान लेते हैं उसको क्लोरीन के साथ कंबाइन कराओगे तो क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा होता है, 3p। तो 2p और 3p के बीच में
या फिर अगर मैं ब्रोमीन ले लूँ, ठीक है, तो बस फ़र्क इतना आएगा कि वहाँ पे 4p आ जाना है। आयोडीन ले लूँ तो 5p आ जाना है। तो कैसा है, कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इन हैलोजेंस के साथ प्रॉपर तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाते। मतलब आप ये कह सकते हो कि इनके बीच की जो ओवरलैपिंग होती है, ये कैसी ओवरलैपिंग होती है, इन इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने सीखा था इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा रहे, साथ ही में लाइक वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे लाइक वाले तो हैं ऑर्बिटल्स p और p, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, तो साइज जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही इनइफेक्टिव होगी। तो मैं मानती हूँ कि क्लोरीन पर उसके लोन पेयर्स की वजह से क्या लगना चाहिए था, रेजोनेंस लगना चाहिए था, बट हेलोजेंस के केस में फ्लोरीन को छोड़कर बाकी लोग आपके मानकर चलो रेजोनेंस देते ही नहीं है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ, तो ये -I ही होगा। मिथाइल ग्रुप के बारे में बात करें तो मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट भी शो करता है, साथ ही साथ में मिथाइल ग्रुप आप लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। अगर मैं OMe ग्रुप की बात करूं तो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए -I इफेक्ट शो करेगा, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, है ना, तो ये हो जाएगा +M। तो आपको हर ग्रुप के नीचे उसका ये इकट्ठा चिट्टा लिखना है, समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप एसिडिक या बेसिक वाले क्वेश्चन करो, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना, मेटा पोजिशन पर रेजोनेंस काम नहीं करती, ठीक है, मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस काम नहीं करती। अभी फिलहाल तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो मेटा पोजिशन का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। अब कई लोगों को डाउट आता है कि आपको कैसे पता मेटा पोजिशन कौन सी है, तो देखो OH मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो OH के बाजू वाली पोजिशन क्या कहलाएगी, ऑर्थो, उसके बाजू वाली मेटा और उसके बाजू वाली पैरा। तो बेसिकली मेरे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सभी पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब सभी पैरा वाले प्रोडक्ट्स हैं, मेटा वाला कोई है ही नहीं। बट अगर कभी ऐसा दे दिया जाए तो आपको सोचते आना चाहिए। तो अभी तुम मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहे हैं। कोई भी पगला देखकर बता देगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, -I और -M दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपके विड्रॉ कर रहे हैं, समझ रहे हो। अच्छा, और सबसे वर्स्ट कौन सा होगा, अगर तुमसे वर्स्ट पूछा जाए तो तुम बोलोगे सबसे वर्स्ट मतलब वो सीन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कौन से केस में किया जा रहा है, डी वाले केस में किया जा रहा है, क्योंकि +I और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। फिर तुमसे पूछेगा कि बी से थोड़ा निचले स्तर पे कौन है, तो तुम बी से निचले स्तर पे किसको रखोगे, थर्ड वाले को रखोगे। थर्ड वाले में सिर्फ -I ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ दोनों में -I ऑपरेट हो रहा है, लेकिन थर्ड वाले में -I और फिफ्थ वाले में -I के साथ साथ +M, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकालता है और बदले में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो बेटर इससे कौन होगा, थर्ड और फिफ्थ के बीच में आपका C वाला बेटर होगा। अच्छा, अब बात, या एक स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ, ये होता है कंफ्यूजन पॉइंट। वो क्या सोचता है कि 1 तो न्यूट्रल है और फिफ्थ में कुछ तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो चलो कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो अपन एक काम कर देते, E को एज कंपेयर टू A आगे रख लेते, बट ये गलत है। तुम यहाँ ध्यान दो कि फिफ्थ वाले केस में इंडक्टिव के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, और इंडक्टिव तो वैसे भी कमजोर होता है, ऊपर से डिस्टेंस भी सोचो कितना, तो बेचारा वैसे ही कमजोर होता है, ऊपर से डिस्टेंस भी दूर है, तो जितना इफेक्टिव या जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए तो नहीं निकाल पाता है, बल्कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से तो +M इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है। तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के सप्लाई करना हो रहा है ना, नेट इफेक्ट। तो इसीलिए बेटर है हम लोगों का कौन, आपका A वाला, और उसके बाद आएगा E। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ये तुमको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने यहाँ पे COOH ग्रुप लगा दिया। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर भी एक स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक पॉइंट ध्यान से समझते हैं वो क्या है। हम लोगों को जब ऑर्थो इफेक्ट सिखाया जाता है तो हमारे दिमाग में ये कूट कूट के भर जाता है कि ऑर्थो इफेक्ट आपको तब देखने को मिलेगा जब आपके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। मतलब ऑर्थो इफेक्ट देखो, SIR क्या है, एक फेनोमेना है
जिसमें कोई भी ग्रुप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, राइट। वो एक फेनोमेना है, लेकिन उस फेनोमेना का स्पेशल केस है ऑर्थो इफेक्ट। तो एक स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज बहुत कूट कूट के भरी हुई होती है कि जो COOH है ये क्या करता है, जब भी बेंजीन रिंग में हो और जब भी एसिडिक वाला क्वेश्चन आए कि एसिडिक और के ऑर्डर के हिसाब से आप इसको अरेंज करो, तो उनका दिमाग कैसा चलता है कि ऑर्थो इफेक्ट लगा लो, ऑर्थो इफेक्ट, फिर इस क्वेश्चन को ऑर्थो इफेक्ट से सॉल्व करते हैं। वैसे कुछ गधे ही होंगे जो इसका ऑर्थो इफेक्ट से करेंगे, बट गधों की संख्या कोई कम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट तब काम करता है जब COOH के बाजू में यानी कि ऑर्थो पोजिशन पर कोई ग्रुप हो। अब तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी COOH के बाजू की कोई जगह ऑक्यूपाइड है क्या? सब तो पैरा वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कोई भी ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट नहीं लगाने वाले, ठीक है। जैसा नॉर्मली इस क्वेश्चन को ऊपर किया गया है वही सेम NO2 -I -M दोनों देगा। Cl सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, -I। Me प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से इलेक्ट्रॉन देगा। OMe ये -I से इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन +M से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देगा। तो तुम्हें लगता है ये वही सेम ऑर्डर हो गया जैसा अभी हमने ऊपर वाला लिखा था कि सबसे बेटर रहेगा B से बेटर रहेगा C, कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में BCA और उसके बाद E और उसके बाद आ जाएगा D। दिस वुड बी अवर ऑर्डर। समझ गए ये ऐसा। तो हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि आपको ये क्वेश्चन में जो ग्रुप्स आपको लगा के दिए गए हैं वो ग्रुप्स को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आप उस ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमको दिया गया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 मिनट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले में कुछ अंडा दे दिया, आई थिंक मैंने। रुको शायद अरे हाँ, ये देखो, सॉरी यहाँ पे देखो अंडा दे दिया है। ये देखो यहाँ पे आप लोगों का इन दोनों केस में जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपैरिजन में क्या दिख रहा है कि +I से आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। सेकेंड वाले केस में लेकिन आप किससे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो, +M से। अच्छा, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैडम थोड़े से तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना, तो थोड़े का इफेक्ट ना बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई कर रहा है, आप लोगों का ये आखिरी वाला। सो दिस वुड बी दी ऑर्डर, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि थोड़े तो इलेक्ट्रॉन निकल गए ना उसके कंपेयर में। तो भाई निकले भले ही होंगे थोड़े तो इलेक्ट्रॉन उसके कंपेयर में, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, आप लोगों का +M। और अगर +M ज़्यादा पावरफुल होता है तो फिर ऐसे हिसाब से तो आप लोगों को बोलो क्या हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इसको आप अरेंज करो इसके बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब हमने तो बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा नहीं है तो ज़्यादा तकलीफ लेने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आप बेसिक स्ट्रेंथ का जो भी ऑर्डर आप सेट करोगे, बेसिक स्ट्रेंथ का जो भी ऑर्डर होगा वो रिवर्स होगा। किस चीज़ के रिवर्स होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के रिवर्स होगा। खत्म। यानी कि अभी तुमको कैसा सिखाया है कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, बराबर। तो अभी आप एक क्या काम करो, उस क्वेश्चन को एसिडिक के हिसाब से अरेंज करो और उल्टा कर दोगे तो किसके हिसाब से हो जाएगा, वो बेसिक के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अगर मैं एसिडिक के अकॉर्डिंग अरेंज करूँ तो तुम भी जानते हो, अभी अभी ऊपर करके बैठे हैं हम लोग ये सारे सवाल कि क्या होगा, B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद A आएगा, A के बाद D और D के बाद E। तो अगर यही सेम क्वेश्चन मुझे बेसिक के लिए पूछा जाए तो मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूंगी। तो ऑर्डर रिवर्स करने से ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खत्म। तो अगर मान लेते बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं आता है, और वैसे ही नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, दिमाग में उसको रखना भी नहीं चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ वाले को। कुछ अमाइंस के केस में हम बेसिक स्ट्रेंथ के रूल्स याद रखेंगे, बट यूजुअली बेसिक स्ट्रेंथ के रूल्स मैं तो याद नहीं रखती, क्योंकि मैं एक एसिडिक के याद रखती हूँ, उसके हिसाब से मैं ऑर्डर को रिवर्स कर देती हूँ। अब देखो ये सवाल तुम लोगों के ऊपर किए हुए तीनों सवाल से थोड़ा सा अलग है। अब बात आती है ब्रोमीन की। तीनों ही क्वेश्चन में मतलब जितने भी उसके सब पार्ट से सब है ब्रोमीन 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 है। अच्छा, अभी सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ब्रोमीन कैसा ग्रुप है। जैसा कि अभी मैंने बताया, ब्रोमीन के पास लोन पेयर होते हैं, बट वो क्या कहते हैं, रेजोनेंस नहीं कर सकता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट शो करते हैं, -I।
तो इनडायरेक्टली सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सब पार्ट सभी लोग क्या कर रहे हैं, माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, माइनस आई के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला मतलब जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल वाला ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब देखो ये जो तीनों के तीनों है, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। और जैसे कि हमने पढ़ा था, विड्रॉ करने वाले बहुत बेटर होते हैं एसिडिक सन के मामले में एज कंपेयर टू दोस्त जिसके इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, एक मिनट। हेलो, विपिन को कॉल करना है, उसका कॉल आया था, उससे बात करनी थी। कॉल कर लो। मैंने उसका नहीं, तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैंने बोला कि अब मैं आधे घंटे बात करती हूँ, तो कर लेना, अभी कॉल कर लेना। ठीक है, 20 मिनट हो गया उसके कॉल आए हुए। बताना फिर मुझे। ठीक है, देखो तो अभी ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है एज कंपेयर टू तुम्हारा द वन हु इज न्यूट्रल। तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि जो ए वाला है वो सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमको स्टार्टिंग के 3 में ये ऑर्डर डिसाइड करना है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कि कौन आगे कौन पीछे। तो यहाँ पे भी देखो कई लोगों के दिमाग में भूत चलता है ऑर्थो इफेक्ट का। तो जिनके दिमाग में भूत चलता है ऑर्थो इफेक्ट का, वो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। अभी आगे मैं तुम्हें अभी इसी वीडियो में ऑर्थो इफेक्ट भी सिखाऊंगी। तो ऑर्थो इफेक्ट तभी ऑपरेटिव होता है जब आप बेंजोइक एसिड की बात करते हो। ठीक है, बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन रिंग विद COOH ग्रुप। अब यहाँ पे तुम्हें कहीं भी COOH ग्रुप दिख तो है नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर भले ही ऑर्थो पोजीशन को Br ने सेकेंड केस में, सेकेंड सब पार्ट में उसने ऑक्यूपाई किया है, बट इट डजंट मीन कि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट तभी लगाया जाता है जब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, COOH, जो कि देखो नीचे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो नीचे वाला दिख रहा है COOH, वहां ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। समझ गए? ठीक है, तो अब बताओ मुझे, सभी माइनस आई दे रहे हैं, सभी सेम है, तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ब्रोमीन की पोजीशन बदल रही है। पहले ब्रोमीन क्या था, बाजू में था OH के, फिर एक कार्बन दूर हुआ, फिर 2 कार्बन दूर हुआ। तो बेसिकली वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन। तो तुम्हें तो पता ही है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है, यानी कि जितना वो दूर जाता जाएगा सिस्टम से, उसकी एबिलिटी उतनी ही कमजोर होती जाएगी। तो सबसे ताकत से कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा? ऑब्वियस है सेकेंड वाला स्ट्रक्चर जो कि बहुत करीब है। उसके बाद कौन सा वाला स्ट्रक्चर, C वाला, और उसके बाद कौन सा वाला स्ट्रक्चर, D वाला, और फिर आखिरी में वो तुम्हारा न्यूट्रल। सो ये आप लोगों का ऑर्डर रहेगा B C D E। ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यही सेम लॉजिक मैं नीचे भी लगा सकती हूँ। वैसे अगर मैं इस नीचे वाले क्वेश्चन को ऑर्थो इफेक्ट से भी सॉल्व करूंगी ना, तो भी यही सेम आंसर आएगा। क्या? आप लोगों का B C D A। कैसे? जब हम लोग अभी ऑर्थो इफेक्ट की बात करेंगे तब देखेंगे, बट यही सेम ऑर्डर वहां से भी आने वाला है। अच्छा, तो ये इस तरीके से तो मेरे को चीजें पूछी जाएंगी। अब मान लेते हैं NH2 वाला सवाल है, तो ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कौन कर रहा है वो देखो। तो यहाँ से भी वही आपका ब्रोमीन 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 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही ऑर्डर होगा B C D A। समझ रहे हो कैसे किया जा रहा है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये सवाल देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल, यानी कि OH। बेसिकली बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज फिनॉल। अब मैं Me ग्रुप लगा रही हूँ। अब तुम्हें तो पता है कि Me+I से भी इलेक्ट्रॉन देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन देगा। समझ रहे हो? अच्छा, और उसके बाद आप लोगों के ये जो Me है ये +I से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज इस तरीके से ऑर्थो पोजीशन पर आपका रेजोनेंस काम नहीं करता, उसी तरीके से सिमिलरली मेटा पोजीशन पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम नहीं करता। यानी कि थर्ड वाले सब पार्ट में सिर्फ और सिर्फ +I ही काम करेगा। ठीक है, और जो फोर्थ वाला है उसमें +I भी रहेगा और एज वेल एज आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। और ये सारे के सारे लोगों का मकसद क्या है? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देना। एंड एज वी डिस्कस कि जो जो चीजें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती हैं,
तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाली चीज़ें क्या करती हैं, बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ को और कमज़ोर बनाती हैं, ठीक है, वो और पुअर कर रही हैं उसकी स्ट्रेंथ। तो हमको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप तो वैसे भी नहीं चाहिए थे। अभी जैसे हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही ऑर्डर मतलब पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, और न्यूट्रल वाले ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग। तो यहाँ तो आखिरी के 3 इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग वाले हैं और स्टार्टिंग का एक क्या है, आप लोगों का विड्रॉ करने वाला है, उस आपका एक कौन है, विड्रॉ करने वाला है, सॉरी कुछ भी करने वाला नहीं है। तो वो इन सब में बेटर होगा। क्यों बेटर होगा, वो बोल रहा है कि भाई ना तो मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ ना तो मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, मैं तो बेटर हूँ। बाकी के अब 3 में तुम ये चेक करो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो देखो यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ऑर्थो पे लगाओ कि चाहे वो पैरा पे लगाओ, बट इंडक्टिव को तो पड़ता है। तो इंडक्टिव किसके लिए सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सी पोजीशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होंगे वाया इंडक्टिव, तो वो ये पैरा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे वो क्लोज है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं आपको उसको कहाँ रख देना चाहिए, सबसे पीछे। तो सबसे पीछे इन पूरे स्ट्रक्चर से कौन सा वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा तुम लोगों का, आप लोगों का ये कौन सा आखिरी में आ जाएगा, ये बी वाला। और उसके बाद उससे बेटर, मतलब उससे थोड़े ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन वाले में कौन आएगा, आपका डी वाला आ जाएगा। डी के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, सी वाला, क्योंकि सी वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रही थी। तो क्योंकि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रही तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको मिले नहीं। ठीक है, 2 मिनट रुकोगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला सवाल, नेक्स्ट वाले सवाल को मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन कैसा कह दिया था कि अरे ऑर्थो इफेक्ट से भी करो तो भी सेम ही आंसर आता है, बट ये क्वेश्चन में ऑर्थो इफेक्ट से आपका सेम आंसर नहीं आता। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि ऑर्थो इफेक्ट का एक प्योर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट लगना चाहिए। तो अभी हम लोग पहले बाकी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, देयरफॉर यहाँ पर मैं अभी कोई भी बातचीत नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा सिमिलरली एक और क्वेश्चन है ये नीचे वाला, इसमें भी हम लोग ऑर्थो इफेक्ट का ही कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कोई बातचीत नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई बातचीत नहीं की जा रही है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे वाले सवालों में। अब देखो ये वो सवाल है, अब OH में कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, ध्यान रखेंगे, OH में कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। बेचारा OH इतना छोटा सा है, प्यारा सा है, वो क्या ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा। इवन मैंने तुम लोगों को कुछ लोगों की लिस्ट भी बना के दी थी जो स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस कभी नहीं करते, जैसे कि आपका O, जैसे कि OH, जैसे कि NH2, याद आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग कैसा है उस चीज़ पे बाद में जाएंगे, बट फिलहाल अभी ये टॉपिक समझ लेते हैं। अब देखो OMe किसको कहते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन बोलो क्या करेगा, -I से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से खींचेगा।
और प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन, प्लस आर या फिर प्लस एम जो भी कहो, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये होती है आपकी मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पर आपका सिर्फ इंडक्टिव काम करता है। ये होती है आपकी पैरा पोजिशन। अब पैरा पोजिशन पे तो दोनों ही काम करते हैं, माइनस आई भी काम करेगा प्लस आर भी। अब देखो इंडक्टिव वर्सेस रेजोनेंस में रेजोनेंस बहुत ताकतवर है। मतलब इंडक्टिव अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी रहा है थोड़ू सा, तो उसके बदले में जो आप लोगों का रेजोनेंस है वो भर भर के इलेक्ट्रॉन दे देता है। मतलब मान लेते तुम्हारे बैंक अकाउंट में से मैंने 2 रुपए निकाले और बदले में हजारों रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो 2 रुपए निकालने का कोई असर पड़ा क्या तुम्हारे बैंक बैलेंस पर? कोई असर नहीं पड़ा। तो ये वही सेम चीज़ है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक का सीधा सादा सिंपल सोबर सा एक ही रूल चलता है, वो ये कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। तो तुम ये देखो, यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेट क्या हो रहा है, नेट क्या है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन निकाले और बल्कि रेजोनेंस के वाया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नेट यहाँ पे तो यही निकला कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेट फिनोमेना क्या है, तो तुम यहाँ पे भी वही जवाब दोगे कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है। बट अगर मैं तुमसे थर्ड वाले केस में पूछूं कि नेट फिनोमेना वहाँ क्या है, तो तुम कहोगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है ओनली, और जो आपका फर्स्ट वाला है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो जैसा कि हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो इस टॉपिक पे हमने बातचीत भी की थी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले जो होते हैं वो बहुत बेटर होता है। तो सबसे बेटर कौन होगा? सी। उसके बाद सबसे उस मतलब फिर क्या ऑर्डर आता है? जो कुछ नहीं करते। तो कुछ नहीं करने वालों में किसका नाम आ जाएगा? ए। अब बचता है सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं? तो देखो, इलेक्ट्रॉन सप्लाई ऑर्थो पोजिशन से जितनी क्वांटिटी में हो रही है उतनी ही क्वांटिटी में पैरा पोजिशन से भी हो रही है। क्योंकि जो रेजोनेंस होती है ना, रेजोनेंस आप लोगों की क्या कहते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। ऑर्थो पे लगाओ या पैरा पे लगाओ, उसको जितने इलेक्ट्रॉन देने हैं ना वो उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा। समझ रहे हो? जितने इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा। फिर अब क्या करें? तो अब इंडक्टिव की नज़र से सोचो। सेकेंड वाले केस में माइनस आई आपके OH के बहुत करीब है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा। और फोर्थ वाले केस में आपका जो OMe है वो थोड़ा दूर है, तो बेचारा कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा गणित पैसों के लेन देन के हिसाब से समझती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो सप्लाई किए गए वो यहाँ पर भी 1000 है मान लो, और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए वो भी मान लेते कितने 1000 है। लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं मान लो वो 5 हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं वो मान लो सिर्फ 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि नेट क्या है, तो कोई पगला भी बता देगा कि नेट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई है, और नेट इलेक्ट्रॉन कितने सप्लाई हो रहे हैं? 995। ये सिर्फ नंबर्स में अज्यूम कर रही हूँ, इनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। और वैसे अगर तुमसे कोई पूछेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने सप्लाई हो रहे हैं, तो तुम बोलोगे 998। अब बताओ कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुए? आप लोगों के फोर्थ वाले केस में। और इलेक्ट्रॉन सप्लाई होना तो अच्छी बात है नहीं, तो इसीलिए सी के बाद ए के बाद बी और बी के बाद फिर डी। ये ऐसे खोपड़ी लगा लगा के तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस को करने का है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई रूल पढ़ लिया, ठीक है, और रूल पढ़ने के बाद आप उसको मतलब डायरेक्ट रट्टू तोते के समान, फिजिकल केमिस्ट्री के समान फॉर्मूला लगा के बस कर रहे हो। ये नहीं चल सकता, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऑर्थो इफेक्ट का है। इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं NH2 वाले में। तो NH2 वाला क्वेश्चन ये भी आप लोगों के ऑर्थो इफेक्ट का है, तो इसको भी अभी नहीं कर सकते। अच्छा, OH NO2 इस वाले में आ जाओ। अच्छा, अब इसमें आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आप कह सकते हो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से है, तो इसको भी हम लोग बाद में ही डिस्कस करेंगे। मतलब ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ बल्कीनेस की वजह से नहीं होता, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं ऑर्थो इफेक्ट के। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑर्थो इफेक्ट का है, तो इसको भी अभी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद NH2 रिंग, NH2 NO2 NH2 NO2। हाँ, ये वाला जो है ठीक है, ये ऑर्थो इफेक्ट का नहीं है, इसको कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, NH2 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 NO2 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 पूरी दुनिया जानती है NO2 माइनस आई और माइनस आर दोनों देता है। यहाँ पे मेटा पोजिशन पे सिर्फ माइनस आई काम करेगा, यहाँ पे माइनस आई माइनस आर दोनों काम करेगा। यानी कि चारों ही ऑप्शंस में
इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि किस ऑप्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। निकाल तो वो सभी ऑप्शन में रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो विड्रॉ हर ऑप्शन से किए जा रहे हैं, बट ज़्यादा किस ऑप्शन से किए जा रहे हैं वो देखने। तो जो जितना देखो, रेजोनेंस जो रहती है ना वो हर जगह पे सेम ही तरीके से ऑपरेट होती है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ऑर्थो पे हूँ ये मैं पैरा पर हूँ, वो हर जगह सेम तरीके से ही ऑपरेट होगी। याद रखोगे, एकदम सेम तरीके से ही वो ऑपरेट होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहे बी को लो या चाहे डी को लो, रेजोनेंस के नज़र से तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बट जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उससे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे, तो बेचारा सबसे पुअर होगा। उससे मतलब थोड़ा सा ठीक कौन होगा? सी वाला, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और बचते हैं, अब बारी आती है ए और डी के बीच में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाले जा रहे होंगे? ए से, क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी निकाल रहा है और इंडक्टिव क्योंकि करीब है तो इंडक्टिव भी ज़्यादा निकाल रहा है। तो दिस इज़ योर ऑर्डर। एक मिनट, मैंने ऑर्डर में कुछ गड़बड़ कर दी है लगता है। सबसे वर्स्ट में मुझे ए लिखना था तो मैंने ए नहीं लिखा, और सबसे बेस्ट में मुझे लिखना है किसको? बी को। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, बी डी सी ए, ये हम लोगों का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। बस बढ़िया हो गई कहानी। अब आ जाओ इस सवाल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वाह कितना प्यारा है, एकदम नन्हा मुन्ना सा छोटा सा सवाल, छोटा सा टॉपिक। अब देखो सबसे 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 ज़रूरी, अच्छा इसको ना वेरी इंपॉर्टेंट में डालते हैं, इसको एक बार हम लोग अपना पहले बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को वापस से रिविजिट करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा नहीं चलता है, ये नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ नियम कायदे नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट अभी तक अपन जैसे रूल्स पढ़ते आ रहे हैं और आगे तुम ऑर्थो इफेक्ट पढ़ोगे, वो भी एक प्रकार का रूल ही है, बट ये वो प्राणी है जो ना ऑर्थो इफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है और ना ही वो इंसान क्या कहते हैं आप लोगों के, जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं ना, करते आ रहे हैं इतने क्वेश्चंस में, इस रूल के अकॉर्डिंग भी ये महाशय नहीं चल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे COOH भी मौजूद है और OH भी पद मौजूद है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में तुमने ये सीखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस अल्कोहल कौन ज़्यादा आपका प्रायोरिटी का होता है, बताओ? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देयरफॉर ये COOH को हम अपना क्या मानेंगे? फंक्शनल ग्रुप, और उसके आजू बाजू में जो OH FOH लगे हैं उनका हम देखते बैठेंगे क्या कर रहे हैं। अब बताओ, OH जो है ये देखो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल करेगा, प्लस M से इलेक्ट्रॉन्स देगा ये, बल्कि यहाँ पे तो दो दो OH लगे, वो तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करेगा। अब आ जाते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में, वहाँ पे भी +M ही लगेगा और -I ही लगेगा, परंतु सिर्फ एक OH है। फिर बाजू में आ जाओ एक और OH के पास, वहाँ पे सिर्फ -I लगेगा, क्योंकि मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होती। और जो बेचारा पांचवा वाला मतलब चौथा वाला है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इससे मैं क्या बात मैं करूँ। और जो छठवां वाला है, छठवां वाले के पास +M भी लगेगा और इसके पास -I भी लगेगा। अब जैसे कि हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमको ऐसे ग्रुप्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स खींचें सिस्टम में से, ठीक है। वो लोग क्या करें, सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन खींचें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें, ये हमारा मतलब मोटिव होता है, बराबर। हमारा मोटिव क्या होता है कि जो सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन खींचें, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन बस खींच लो आप। अब यहाँ पर एक इंसान अगर देखेगा तो ये देख रहा है कि ऑक्सीजन भाई साहब जो हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भाई साहब जो हैं ये बड़े मजे से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये जो बाबा ऑक्सीजन है ये तो बड़े मजे से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। अब लेकिन तुम ये देखो कि जो OO है ये तो -I भी कर रहे हैं, ऊपर से ये बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने ये कहा था ना कि ऊपर वाला क्वेश्चन आपके एक्सेप्शन में आता है जो अजीबोगरीब बिहेवियर शो करता है, तो सिमिलरली ये वाला जो महान प्राणी है इसका भी ऑर्डर यही बैठता है। इसका ऑर्डर अब ऐसा क्यों बैठता है, ये हम लोगों का डाउट। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम लोग इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा ये क्यों होता है।
बट इसको भी अगेन तुम अपने किस में डाल सकते हो, एक एक्सेप्शन वाली क्वांटिटी में डाल सकते हो। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस आएंगे इन पे थोड़ा ध्यान दो। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी वो SIR में एक टॉपिक पढ़ा था हमने। यहाँ पे देखो SIR के हम लोग 3 से 5 सवाल SIR टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। अब देखते हैं SIR से रिलेटेड सवाल क्या है। अब देखो COOH तुम जानते हो बल्कि ग्रुप है और Me भी बल्कि ग्रुप है। ये तो बल्कि 3 डिग्री निकला भाई, ये भी बल्कि ग्रुप है और यहाँ पे एक Me है। सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस कहाँ फील हो रही है? तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस यहाँ फील हो रही है, मोर हिंडर्ड। अच्छा क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से है। ये आप कह सकते हो सबसे लेस हिंड्रेंस कहाँ पे फील हो रही है? यहाँ पे सबसे लेस हिंड्रेंस फील हो रही है और ये एक्चुअली में बीच का है, मोर और लेस के बीच का। हिंड्रेंस होने से क्या होगा? हिंड्रेंस होने से ये होता है कि ये जो ग्रुप है ये अपनी एक्सेस के अराउंड रोटेट मार जाएगा और आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। और अगर वहां पे ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया, ठीक है, देखो होता कैसे है कि वो जो ग्रुप है आउट ऑफ द प्लेन जाता है, इन प्लेन आता है, आउट ऑफ द प्लेन जाता है, इन प्लेन आता है, मतलब रेजोनेंस होती रुकती, रेजोनेंस होती रुकती, रेजोनेंस होती रुकती, रेजोनेंस होती रुकती। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पे दो Me ग्रुप है, तो तुम ये मानकर चलो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में कंप्लीटली रेजोनेंस रुक चुकी है, कंप्लीटली नो रेजोनेंस। और नो रेजोनेंस का मतलब बोलो क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब बोलो क्या होता है कि ये जो रिंग थी, ये जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम कर रही थी COOH को, अब अगर रेजोनेंस ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई भी बोलो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अगर रेजोनेंस ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई रुक जाएगी। और हम तो चाहते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई एसिडिक कैरेक्टर के लिए रुक जाए, हमको तो चाहत ही हमारी यही है। तो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बताओ आप लोग कहाँ पे रोक पा रहे हो रेजोनेंस को? फर्स्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है तो इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तरीके से रेजोनेंस को वहाँ रोका गया और जब वो नीचे से ही इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पा रहे तो ऑब्वियस है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था जब SIR पढ़ाया था, बट स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि किस में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है और किस में ऑर्थो इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखो OH आप लोगों का एक स्मॉल मॉलिक्यूल में कंसिडर किया जाता है, इतने स्मॉल मॉलिक्यूल में कंसिडर किया जाता है कि इस OH के बाजू में यदि Me भी मौजूद हो तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं होता। समझ रहे हो? किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं होता। लेकिन NO2 ये आपका ऑलरेडी एक बल्कि ग्रुप है और इसके आजू बाजू में जो Me मौजूद है ये Me भी बल्कि ग्रुप में आते हैं, तो इनडायरेक्टली इन दोनों के बीच में क्या होने लगती है बोलो? हिंड्रेंस होने लगती है। अब अगर यहाँ हिंड्रेंस हो रही है इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट हुआ है, और अगर ऑर्थो इफेक्ट हुआ है तो ध्यान देना, अगर ऑर्थो इफेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ये घूम गया बेचारा, ये घूम गया। अब ये क्या हो गया? आउट ऑफ द प्लेन हो गया। क्या अभी जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में सिखाया कि आउट ऑफ द प्लेन हो जाने से हमारा फायदा हो गया था, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया था, तो ऐसा रट्टा मत मार लेना। ये चेक करना कि आउट ऑफ द प्लेन भाई हुआ कौन है। आउट ऑफ द प्लेन इस बार जो हुआ है ना वो NO2 है। NO2 का मतलब -I और -R करने वाली स्पीशीज जो क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही थी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही थी, लेकिन रोटेट होने के बाद अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे तो अब ऑर्थो इफेक्ट लग गया, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं। और नीचे वाले केस में क्योंकि कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपका NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, समझ रहे हो? वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और बाजू वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए? पहले वाले में, इसलिए पहला वाला ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रट लेते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट के होने की वजह से हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, मतलब ऑब्वियस है कि अगर आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो डेफिनेटली बढ़ेगी, बट मान लेते हैं स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस की वजह से कल को कोई ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला गया और आउट ऑफ द प्लेन जाने वाला ग्रुप
यदि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहा तो फिर तो ये तो गलत हो गया ना, फिर कैसे आप बोल सकते हो, ये लॉजिक। अच्छा इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखो ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। साइनाइड आप लोगों का एक लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, तो लीनियर वाले लोगों में तो भैया कभी चाहे कुछ भी हो जाए, उन लोगों के इसमें कभी भी कोई भी प्रकार की हिंड्रेंस नहीं होती, ठीक है, लीनियर वाले लोगों में कोई हिंड्रेंस नहीं होती। तो अगर मैं इनके आजू बाजू ये 2 सींगे लगा भी देती हूँ, ठीक है, इन दोनों के आजू बाजू में अगर ये 2 सींगे मैं लगा भी देती हूँ, तो इन 2 सींगों के लगाने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे मतलब बेसिकली ना फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, ना सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में OH है 2 सींगों के बाजू में, और OH तो खुद इतना छोटा है कि वो ऑर्थो इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन ऑर्थो इफेक्ट का भी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई आपकी स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस हो रही है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। साइनाइड क्या कर रहा है, आप लोगों का -R के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन ये जो आजू बाजू में 2 सींगे लगी हैं, कौन सी पोजीशन है ये, मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन में क्या हो रहा है बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करती। दोनों इंडक्टिव के थ्रू भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बोलो। अब ऊपर हमने सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में क्या किया, इन दोनों सींगों को उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पे तो भैया +I भी काम करेगा और हाइपर कंजुगेशन भी काम करेगा। तो तुम खुद सोचो कि दोनों स्ट्रक्चर्स में से किस स्ट्रक्चर को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर नंबर 2 को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे पहुंच गए, और ऑर्थो पोजीशन पे जाने के बाद उन लोगों का एक इफेक्ट उनके अंदर और जागृत हो गया। तो देयरफॉर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जहां और जब भी ज़्यादा सप्लाई होते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो लोग क्या हो जाती है, घट जाती है। इस वजह से सेकेंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन क्या होगी, कम होगी, ठीक है, बस खत्म। अच्छा एक सवाल और है, इसको देख लेते हैं। NH2 NH2 NO2 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 और CN, मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं पूछूं कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, समझ रहे हो। अब मैंने जैसे पहले ही बताया था कि एक NO2 इतना बल्कि होता है, तो भाई साहब तुमने तो यहाँ पे 3 NO2 लगा के रखे हो, तो यहाँ पे तो कितनी ज़्यादा बल्कीनेस है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा SIR ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे तो साइनाइड आ गया, साइनाइड को यार कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तो यहाँ पे कोई SIR नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे SIR हो रहा है, तो तुम्हें लगता है ये चीज़ें प्लेन से रोटेट हो जाएंगी, और अगर ये चीज़ें प्लेन से रोटेट हो गई तो रोटेट होने के बाद बोलो क्या हो जाएगा, समझ जाओ फिर तुम, तो इसका आंसर तुम लिख ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना होता है, चीज़ों को उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम्हें उन्हें क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। सवाल बहुत ही प्यारे रहते हैं, बस तुम्हें लॉजिकली चीज़ों को क्रैक करते आना चाहिए। अगर तुम इलॉजिकल काम करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस ना लगती है इसको, क्योंकि अचानक से तुम अपने 10th की दुनिया से एक नई दुनिया में गृह प्रवेश किए हो, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट बाद में ये दिक्कत संभल जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के नाम पे छोड़ दिया था, उस पर आ जाते हैं पहले हम लोग। ये इस क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में वर्सेस इस क्वेश्चन में होती है गड़बड़ियाँ। मैं बता देती हूँ गड़बड़ियाँ क्या है। आपको ये एक बेंजोइक एसिड दिया है, इस बेंजोइक एसिड की पोजीशन पे यहाँ फ्लोरीन है, इस बेंजोइक एसिड की इस पोजीशन COOH यहाँ पे क्लोरीन है, और उसके बाद लो, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, आयोडीन है। अब तुमको क्या करना है, इन्हें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। ये वो 2 क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ